दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु सिन्हा और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ कलम के जादूगर मुंशी प्रेमचंद की लिखी कहानी प्रायश्चित। दफ्तर में ज़रा देर से आना अफसरों की शान होती है। जितना ही बड़ा अधिकारी होता है उतनी ही देर में आता है और उतने ही सवेरे जाता भी है। चपरासी की हाजिरी 24 घंटे की। वो छुट्टी पर भी नहीं जा सकता, अपना एवज देना पड़ता है। खैर, जब बरेली जिला बोर्ड के हेड क्लर्क बाबू मदारी लाल 11 बजे दफ्तर आए तब मानो दफ्तर नींद से जाग उठा। चपरासी ने दौड़कर पैर गाड़ी ली, अर्दली ने दौड़कर कमरे की चिक उठा दी और जमादार ने डाक की किश्त मेज पर लाकर रख दी। मदारी लाल ने पहला ही सरकारी लिफाफा खोला था कि उनका रंग फक हो गया। वे कई मिनट तक आश्चर्य की हालत में खड़े रहे, मानो सारी ज्ञानेंद्रियां शिथिल हो गई हों। उन पर बड़े बड़े आघात हो चुके थे, पर इतने बदहवास वे कभी नहीं हुए थे। बात यह थी कि बोर्ड के सेक्रेटरी की जो जगह 1 महीने से खाली थी, सरकार ने सुबोध चंद्र को वो जगह दे दी थी और सुबोध चंद्र वो व्यक्ति था जिसके नाम ही से मदारी लाल को घृणा थी। वो सुबोध चंद्र जो उनका कभी सहपाठी रहा था और जिसे जक देने को उन्होंने कितनी ही चेष्टा की पर कभी सफल न हुए थे, वही सुबोध आज उनका अफसर होकर आ रहा था। सुबोध की इधर कई सालों से कोई खबर न थी। हाँ, इतना मालूम था कि वो फौज में भर्ती हो गया था। मदारी लाल ने समझा था वही मरमरा गया होगा, पर आज वो मानो जी उठा और सेक्रेटरी होकर आ रहा था। मदारी लाल को उसकी मातहती में काम करना पड़ेगा। अरे, इस अपमान से तो मर जाना कहीं अच्छा था। सुबोध को स्कूल और कॉलेज की सारी बातें अवश्य ही याद होंगी। मदारी लाल ने उसे कॉलेज से निकलवा देने के लिए कई बार मंत्र चलाए, झूठे आरोप किए, बदनाम किया। क्या सुबोध सब कुछ भूल गया होगा? ना, कभी नहीं। वो आते ही पुरानी कसर निकालेगा। मदारी बाबू को अपनी प्राण रक्षा का उपाय न सूझता था। मदारी और सुबोध के ग्रहों में ही विरोध था। दोनों एक ही दिन एक ही शाला में भर्ती हुए थे और पहले ही दिन से दिल में ईर्ष्या और द्वेष की वो चिंगारी पड़ गई जो आज 20 वर्ष बीत जाने के बाद भी नहीं बुझी थी। सुबोध का अपराध यही था कि वो मदारी लाल से हर एक बात में बढ़ा हुआ था। डील डॉल, रंग रूप, रीति व्यवहार, विद्या बुद्धि, ये सारे मैदान उसके हाथ थे। मदारी लाल ने उसका ये अपराध कभी क्षमा नहीं किया। सुबोध 20 वर्ष तक निरंतर उसके हृदय का कांटा बना रहा। जब सुबोध डिग्री लेकर अपने घर चला गया और मदारी बाबू फेल होकर इस दफ्तर में नौकर हो गए, तब उनका चित्त शांत हुआ। किंतु जब यह मालूम हुआ कि सुबोध बसरे जा रहा है, तब तो मदारी लाल का चेहरा खिल उठा। उनके दिल से वो पुरानी फांस निकल गई। पर हा हतभाग्य, आज वो पुराना नासूर 100 गुना टीस और जलन के साथ फिर खुल गया। आज उसकी किस्मत सुबोध के हाथ में थी। ईश्वर इतना अन्यायी है, विधि इतनी कठोर। जब जरा चित्त शांत हुआ तब मदारी ने दफ्तर के क्लर्कों को सरकारी हुक्म सुनाते हुए कहा, अब आप लोग जरा हाथ पांव संभाल कर रहिएगा। सुबोध चंद्र वे आदमी नहीं है जो भूलों को क्षमा कर दें। एक क्लर्क ने पूछा, क्या बहुत सख्त हैं? मदारी लाल ने मुस्कुरा कर कहा, वो तो आप लोगों को 2-4 ही दिन में मालूम पड़ जाएगा। मैं अपने मुंह से किसी की क्यों शिकायत करूं? बस चेतावनी दे दी कि जरा हाथ पांव संभाल कर रहिएगा। आदमी योग्य है पर बड़ा ही क्रोधी, बड़ा दंभी। गुस्सा तो उसकी नाक पर रहता है। खुद हजारों हजम कर जाए और डकार तक न ले, पर क्या मजाल कि कोई मातहत एक कौड़ी भी हजम करने पाए। ऐसे आदमी से तो ईश्वर ही बचाए। अरे, मैं तो सोच रहा हूं कि छुट्टी लेकर घर चला जाऊं। दोनों वक्त घर पर हाजिरी बजानी होगी। आप लोग आज से सरकार के नौकर नहीं, सेक्रेटरी साहब के नौकर हैं। कोई उनके लड़के को पढ़ाएगा, कोई बाजार से सौदा सुलूफ लाएगा और कोई उन्हें अखबार सुनाएगा। और चपरासियों के अजी, उनके तो शायद दफ्तर में दर्शन ही ना हो।
इस प्रकार सारे दफ्तर को सुबोध चंद्र की तरफ से भड़काकर मदारी लाल ने अपना कलेजा ठंडा किया। इसके एक सप्ताह बाद सुबोध चंद्र गाड़ी से उतरे। तब स्टेशन पर दफ्तर के सब कर्मचारियों को हाजिर पाया। सब उनका स्वागत करने आए थे। मदारी लाल को देखते ही सुबोध लपक कर उनके गले से लिपट गए और बोले, तुम खूब मिले भाई, यहां कैसे आए? ओह, आज एक युग के बाद तुमसे भेंट हुई है। मदारी लाल बोले, यहां जिला बोर्ड के दफ्तर में हेड क्लर्क हूं। आप तो कुशल से हैं? सुबोध, अजी मेरी ना पूछो, बसरा, फ्रांस, मिस्र और न जाने कहां कहां मारा मारा फिरा। तुम दफ्तर में हो ये बहुत अच्छा हुआ। मेरी तो समझ में ही ना आता था कि कैसे काम चलेगा। अरे मैं तो बिल्कुल कोरा हूं, मगर जहां जाता हूं वहां मेरी खुशकिस्मती मेरे साथ जाती है। बसरे में सभी अफसर खुश थे। फ्रांस में भी खूब चैन किए। 2 साल में कोई 25,000 रुपए बना लाया और सब उड़ा दिया। वहां से आकर कुछ दिनों कॉर्पोरेशन दफ्तर में भी मटर गश्ती की। यहां आया तब तुम मिल गए। ये लोग कौन है? मदारी के हृदय में बर्छियां सी चल रही थी। दुष्ट, 25,000 रुपए बसरे से कमा लाया। यहां हम कलम घिसते घिसते मर गए और 500 भी न जमा कर पाए। बोले, ये लोग बोर्ड के कर्मचारी हैं, सलाम करने आए हैं। सुबोध ने उन सब लोगों से बारी बारी से हाथ मिलाया और बोला, आप लोगों ने व्यर्थ यह कष्ट किया, बहुत आभारी हूं। मुझे आशा है कि आप सब सज्जनों को मुझसे कोई शिकायत न होगी। मुझे अपना अफसर नहीं, अपना भाई समझिए। आप सब लोग मिलकर इस तरह काम कीजिए कि बोर्ड की नेक नामी हो और मैं भी सुरखरू रहूं। आपके हेड क्लर्क साहब तो मेरे पुराने मित्र और लंगोटिया यार हैं। एक वाक्चतुर क्लर्क ने कहा, हम सब तो हुजूर के ताबेदार हैं, यथाशक्ति आपको असंतुष्ट न करेंगे, लेकिन आदमी ही है, अगर कोई भूल हो भी जाए तो हुजूर उसे क्षमा करेंगे। सुबोध ने नम्रता से कहा, यही मेरा सिद्धांत है और हमेशा से यही सिद्धांत रहा है। जहां रहा मातहतों से मित्र सा बर्ताव किया। हम और आप दोनों ही तो किसी तीसरे के गुलाम हैं। फिर रोब कैसा और अफसरी कैसी? हाँ, हमें नेक नियत के साथ अपना कर्तव्य पालन जरूर करना चाहिए। जब सुबोध से विदा होकर कर्मचारी लोग चले तब आपस में बातें होने लगी। आदमी तो अच्छा मालूम होता है। हेड क्लर्क के कहने से तो ऐसा मालूम होता था कि सबको कच्चा ही खा जाएगा। पहले पहले सभी ऐसे ही बातें करते हैं, ये सब दिखाने के दांत हैं। सुबोध को आए 1 महीना गुजर गया। बोर्ड के क्लर्क, अर्दली, चपरासी सभी उसके बर्ताव से बहुत खुश हैं। वो इतना प्रसन्न चित्त है, इतना नम्र है कि जो उससे एक बार मिलता है सदैव के लिए उसका मित्र हो जाता है। कठोर शब्द तो उसकी जुबान पर आता ही नहीं। इनकार को भी वो अप्रिय नहीं होने देता। लेकिन द्वेष की आंखों में गुण और भी भयंकर हो जाता है। सुबोध के ये सारे सद्गुण मदारी लाल की आंखों में हमेशा खटकते रहते थे। उसके विरुद्ध वह कोई न कोई गुप्त षड्यंत्र रचता ही रहता था। उसने पहले कर्मचारियों को भड़काना चाहा, सफल न हुआ। बोर्ड के मेंबरों को भड़काना चाहा, मुंह की खाई। ठेकेदारों को उभारने का बीड़ा उठाया, यहां भी लज्जित होना पड़ा। वे चाहते थे कि भूसे में आग लगाकर दूर से तमाशा देखें। सुबोध से यूं हंसकर मिलते, यूं चिकनी चुपड़ी बातें करते, मानो उनके सच्चे मित्र हैं, पर घात में लगे रहते। सुबोध में भी सब गुण थे, पर आदमी पहचानना न जानते थे। वे मदारी लाल को अब भी अपना दोस्त समझते हैं। एक दिन मदारी लाल सेक्रेटरी साहब के कमरे में गए, तब कुर्सी खाली देखी। सुबोध किसी काम से बाहर चले गए थे। उनकी मेज पर 5,000 के नोट पुलिंदों में बंधे हुए रखे थे। बोर्ड के मदरसों के लिए कुछ लकड़ी के सामान बनवाए गए थे, उसी के दाम थे। ठेकेदार को वसूली के लिए बुलाया गया था। आज ही सेक्रेटरी साहब ने चेक भेजकर खजाने से रुपए मंगवाए थे। मदारी लाल ने बरामदे में झांक कर देखा, सुबोध का कहीं पता नहीं। उनकी नीयत बदल गई। ईर्ष्या में लोभ का सम्मिश्रण हो गया। कांपते हुए हाथों से पुलिंदे उठाए, पतलून की दोनों जेबों में भरकर तुरंत कमरे से निकले और चपरासी को पुकार कर बोले, बाबूजी भीतर है?
चपरासी आज ठेकेदार से कुछ वसूल करने की खुशी में फूला हुआ था। सामने वाले तमोली की दुकान से आकर बोला, जी नहीं, कचहरी में किसी से बातें कर रहे हैं, अभी अभी तो गए हैं। मदारी लाल ने दफ्तर में आकर एक क्लर्क से कहा, यह मिसिल ले जाओ, ले जाकर सेक्रेटरी साहब को दिखाओ। क्लर्क मिसिल लेकर चला गया। जरा देर में लौट कर बोला, सेक्रेटरी साहब कमरे में न थे, फाइल मेज पर रखाया हूं। मदारी लाल ने मुंह सिकोड़ कर कहा, ये कमरा छोड़कर कहां चले जाया करते हैं, किसी दिन धोखा उठाएंगे। क्लर्क ने कहा, उनके कमरे में दफ्तर वालों के सिवा और जाता ही कौन है। मदारी लाल ने तीव्र स्वर में कहा, तो क्या दफ्तर वाले सब के सब देवता हैं? कब किसकी नीयत बदल जाए कोई नहीं कह सकता। मैंने छोटी छोटी रकमों पर अच्छे अच्छों की नीयतें बदलते देखी हैं। इस वक्त हम सभी साह हैं, लेकिन अवसर पाकर शायद ही कोई चुके। अरे मनुष्य की यही प्रकृति होती है। आप जाइए और जाकर उनके कमरे के दोनों दरवाजे बंद कर दीजिए। क्लर्क ने टाल कर कहा, चपरासी तो दरवाजे पर बैठा ही हुआ है। मदारी लाल ने झुंझला कर कहा, आपसे मैं जो कहता हूं वो कीजिए। कहने लगे, चपरासी बैठा हुआ है। चपरासी कोई ऋषि है, मुनि है? चपरासी कुछ उड़ा दे तो आप उसका क्या कर लेंगे? जमानत भी उसकी है तो सिर्फ 300 की, यहां एक एक कागज लाखों का है। यह कहकर मदारी लाल खुद उठे और दफ्तर के द्वार दोनों तरफ से बंद कर दिए। जब मन थोड़ा शांत हुआ तब नोटों के पुलिंदे जेब से निकालकर एक अलमारी में कागजों के नीचे छिपा कर रख दिए। फिर आकर चुपचाप अपने काम में व्यस्त हो गए। सुबोध चंद्र कोई घंटे भर में लौटे, तब उनके कमरे का द्वार बंद था। दफ्तर में आकर मुस्कुराते हुए बोले, मेरा कमरा किसने बंद कर दिया है भाई? क्या मेरी बेदखली हो गई? मदारी लाल ने खड़े होकर मीठा सा तिरस्कार दिखाते हुए कहा, साहब गुस्ताखी माफ हो। आप जब कभी बाहर जाएं, चाहे एक ही मिनट के लिए क्यों न जाएं, तब दरवाजा जरूर बंद कर दिया करें। अरे आपकी मेज पर रुपए, पैसे और सरकारी कागज पत्र बिखरे पड़े रहते हैं, न जाने किसकी कब नीयत बदल जाए। मैंने अभी सुना कि आप कहीं बाहर गए हुए हैं, तब जाकर दरवाजे बंद करवा दिए। सुबोध चंद्र द्वार खोलकर कमरे में गए और सिगार पीने लगे। मेज पर नोट रखे हुए हैं इसकी खबर ही न थी। सहसा ठेकेदार ने आकर सलाम किया। सुबोध कुर्सी से उठ बैठे और बोले, तुमने बहुत देर कर दी, तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। 10 बजे ही रुपए मंगवा लिए थे। रसीद का टिकट लाए हो ना? ठेकेदार ने कहा, हुजूर रसीद लिखवा लाया हूं। ठीक है, तो अपने रुपए ले जाओ। तुम्हारे काम से मैं बिल्कुल खुश नहीं हूं। लकड़ी तुमने अच्छी नहीं लगाई और काम में भी सफाई नहीं है। अगर ऐसा काम फिर करोगे तो ठेकेदारों का रजिस्टर से तुम्हारा नाम निकाल दिया जाएगा। यह कहकर सुबोध ने मेज पर निगाह डाली, तब नोटों के पुलिंदे नहीं पाए। सोचा शायद किसी फाइल के नीचे दब गए होंगे। कुर्सी के समीप के सब कागज उलट पलट डाले, मगर नोटों का कहीं पता नहीं। हैं? नोट कहाँ गए? अभी तो मैंने यहीं रखे थे, जा कहाँ सकते हैं? फिर फाइलों को उलटने पलटने लगे। दिल में जरा जरा धड़कन सी होने लगी। सारी मेज के कागज छान डाले, पुलिंदों का कहीं पता नहीं। तब वे कुर्सी पर बैठकर इस आधे घंटे में होने वाली घटनाओं की मन में आलोचना करने लगे। चपरासी ने नोटों के पुलिंदे लाकर मुझे दिए, खूब याद है। भला ये भी कोई भूलने की बात है? और इतनी जल्द? मैंने नोटों को लेकर यही मेज पर रख दिया, गिना तक नहीं। फिर वकील साहब आ गए, पुराने मुलाकाती हैं, उनसे बातें करता जरा उस पेड़ तक चला गया। उन्होंने पान मंगवाए, बस इतनी तो देर हुई। जब गया हूं तब पुलिंदे रखे हुए थे, खूब अच्छी तरह याद है। तब ये नोट कहाँ गायब हो गए? मैंने किसी संदूक, दराज या अलमारी में नहीं रखे। फिर गए तो गए कहाँ? शायद दफ्तर में किसी ने सावधानी के लिए उठाकर रख दिए होंगे। हाँ, यही बात है, मैं व्यर्थ ही इतना घबरा गया। छे। तुरंत दफ्तर में आकर मदारी लाल से बोले, आपने मेरी मेज पर से नोट तो उठाकर नहीं रख दिए कहीं? मदारी लाल ने भौचक्के होकर कहा, क्या आपकी मेज पर नोट रखे हुए थे? मुझे तो खबर नहीं। अभी अभी पंडित सोहन लाल एक फाइल लेकर गए थे, तब आपको कमरे में न देखा, और जब मुझे मालूम पड़ा कि आप किसी से बातें करने चले गए तब दरवाजे बंद करा दिए। क्या कुछ नोट नहीं मिल रहे हैं? सुबोध आंखें फैलाकर बोले, अरे साहब, पूरे 5000 के हैं, अभी अभी चेक भुनाया है। मदारी लाल ने सिर पीट कर कहा, पूरे 5000? या भगवान, आपने मेज पर अच्छे से देख लिया? अजी 15 मिनट से तलाश कर रहा हूं।
चपरासी से पूछ लिया कि कौन कौन आया था। आइए ना जरा आप लोग भी तलाश कीजिए, मेरे तो होश उड़े हुए हैं। सारा दफ्तर सेक्रेटरी साहब के कमरे की तलाशी लेने लगा। मेज, अलमारियां, संदूक सब देखे गए। रजिस्टरों के वर्क उलट पलट कर देखे गए, मगर नोटों का कहीं पता नहीं। कोई उड़ा ले गया, अब इसमें कोई शुबा न था। सुबोध ने एक लंबी सांस ली और कुर्सी पर बैठ गए। चेहरे का रंग फक्क हो गया, जरा सा मुंह निकल आया। इस समय कोई उन्हें देखता तो समझता कि महीनों से बीमार हैं। मदारी लाल ने सहानुभूति दिखाते हुए कहा, गजब हो गया। और क्या, आज तक कभी ऐसा अंधेर न हुआ था। मुझे यहां काम करते 10 साल हो गए, कभी धेले की चीज गायब न हुई। मैं तो आपको पहले दिन ही सावधान कर देना चाहता था कि रुपए पैसे के विषय में एकदम होशियार रहिएगा, मगर होनी थी, मुझे ख्याल न रहा। जरूर बाहर से कोई आदमी आया और नोट उड़ाकर गायब हो गया। चपरासी का भी यही अपराध है कि उसने किसी को कमरे में जाने ही क्यों दिया। वो लाख कसम खाए कि बाहर से कोई नहीं आया, लेकिन मैं इसे नहीं मान सकता। अरे यहां से तो केवल पंडित सोहनलाल एक फाइल लेकर गए थे, मगर दरवाजे से ही झांक कर चले आए। सोहनलाल बेचारे ने सफाई दी, मैंने तो अंदर कदम ही नहीं रखा साहब। अपने जवान बेटे की कसम खाता हूं जो अंदर कदम भी रखा हो। मदारी लाल ने माथा सिकोड़ कर कहा, आप व्यर्थ में कसमें क्यों खाते हैं? कोई आपसे कुछ कहता है? फिर उन्होंने सुबोध के कान में कहा, बैंक में कुछ रुपए हो तो निकाल कर ठेकेदार को दे दिए जाएं, वरना बड़ी बदनामी होगी। नुकसान तो हो ही गया, अब उसके साथ अपमान क्यों? सुबोध ने करुण स्वर में कहा, बैंक में मुश्किल से 200-400 रुपए होंगे भाईजान। रुपए होते तो क्या चिंता थी। समझ लेता है कि जैसे 25,000 उड़ गए वैसे ही 30,000 भी उड़ गए। अरे यहां तो कफन को भी कौड़ी नहीं। उसी रात को सुबोध चंद्र ने आत्महत्या कर ली। इतने रुपयों का प्रबंध करना उनके लिए कठिन था। मृत्यु के पर्दे के सिवा उन्हें अपनी वेदना, अपनी विवशता को छिपाने की और कोई आड़ न थी। दूसरे दिन प्रातःकाल चपरासी ने मदारी लाल के घर पहुंचकर आवाज दी। मदारी को रात भर नींद न आई थी, घबरा कर बाहर आए। चपरासी उन्हें देखते ही बोला, हुजूर बड़ा गजब हो गया, सेक्रेटरी साहब ने रात को गर्दन पर छुरी फेर ली। मदारी लाल की आंखें ऊपर चढ़ गईं, मुंह फैल गया और सारी देह सिहर उठी, मानो उनका हाथ बिजली के तार पर पड़ गया हो। छुरी फेर ली? जी हां, आज सवेरे मालूम हुआ, पुलिस वाले जमा हैं, आपको बुलाया है। लाश अभी पड़ी हुई है? जी हां, अभी डॉक्टरी होने वाली है। बहुत से लोग जमा हैं, सब बड़े बड़े अफसर जमा हैं। हुजूर लहास की ओर ताकते नहीं बनता। कैसा भला मानुष, हीरा आदमी था। सब लोग रो रहे हैं। छोटे छोटे 2 बच्चे हैं, एक सयानी लड़की है ब्याहने लायक। बहू जी को लोग कितना रोक रहे, पर बार बार दौड़कर लहास के पास आ जाती। कोई ऐसा नहीं है जो रुमाल से आंखें न पोंछ रहा हो। अभी इतने ही दिन तो हुए आए हुए, पर सबसे कितना मेल जोल हो गया था। अरे रुपए की तो कभी परवाह ही नहीं थी, दिल दरियाव था। मदारी लाल के सिर में चक्कर आने लगा। द्वार की चौखट पकड़कर अपने को संभाल न लेते तो शायद गिर पड़ते। पूछा, बहू जी बहुत रो रही थी? कुछ ना पूछिए हुजूर, पेड़ की पत्तियां झड़ी जाती हैं, आंख फूल कर गुलर हो गई है। कितने लड़के बताए तुमने? हुजूर 2 लड़के हैं और 1 लड़की। हाँ हाँ, लड़कों को तो देख चुका हूं। लड़की सयानी होगी। जी हाँ, ब्याहने लायक है। रोते रोते बेचारी की आंखें सूज आई हैं। नोटों के बारे में भी तो बातचीत हो रही होगी। जी हाँ, सब लोग यही कहते हैं कि दफ्तर के ही किसी आदमी का काम है। दरोगा जी तो सोहनलाल को गिरफ्तार करना चाहते थे, पर शायद आपसे सलाह लेकर करेंगे। सेक्रेटरी साहब तो लिख कर गए हैं कि मेरा किसी पर शक नहीं है। क्या सेक्रेटरी साहब कोई खत लिख कर छोड़ गए हैं? हाँ, मालूम होता है छुरी चलाते वक्त याद आई कि सुबह में दफ्तर के सब लोग जरूर पकड़ लिए जाएंगे, बस कलेक्टर साहब के नाम एक चिट्ठी लिख दी। चिट्ठी में मेरे बारे में भी कुछ लिखा है? हाँ, कोई बात नहीं, तुम्हें यह क्या मालूम होगा। हुजूर अब मैं क्या जानूं, मुदा इतना सब लोग कहते थे कि आपकी बड़ी तारीफ लिखी है। मदारी लाल की सांस और तेज हो गई। आंखों से आंसू की 2 बड़ी बड़ी बूंदें गिर पड़ी। आंखें पोंछते हुए बोले, वे और मैं
एक साथ के पड़े थे नंदू। 8-10 साल साथ रहा, साथ उठते बैठते, साथ खाते, साथ खेलते, बस इसी तरह रहते थे जैसे दो सगे भाई रहते हो। खत में मेरी क्या तारीफ लिखी है, मगर तुम्हें क्या मालूम होगा। आप तो चल ही रहे हैं, देख लीजिएगा। कफन का इंतजाम हो गया है? नहीं हुजूर, कहा ना कि अभी लहास की डॉक्टरी होगी, मुदा आप जल्दी चलिए, ऐसा ना हो कि कोई दूसरा आदमी बुलाने आता हो। हमारे दफ्तर के सब लोग आ गए होंगे? जी हाँ, इस मोहल्ले वाले तो सभी थे। पुलिस ने मेरे बारे में तो उनसे कुछ पूछताछ नहीं की? जी नहीं, किसी से भी नहीं। मदारी लाल जब सुबोध चंद्र के घर पहुंचे, उन्हें ऐसा मालूम हुआ कि सब लोग उनकी तरफ संदेह की आंखों से देख रहे हैं। पुलिस इंस्पेक्टर ने तुरंत उन्हें बुलाकर कहा, आप भी अपना बयान लिखवा दें। और सबके बयान तो लिख चुका हूं। मदारी लाल ने ऐसी सावधानी से अपना बयान लिखाया कि पुलिस के अफसर भी दंग रह गए। उन्हें मदारी लाल पर शुभा होता था, पर इस बयान ने उसका अंकुर भी निकाल डाला। इसी वक्त सुबोध के दोनों बालक रोते हुए मदारी लाल के पास आए और कहा, चलिए आपको अम्मा बुलाती हैं। दोनों मदारी लाल से परिचित थे। मदारी लाल यहां तो रोज ही आते थे, पर घर में कभी नहीं गए थे। सुबोध की स्त्री उनसे पर्दा करती थी। ये बुलावा सुनकर उनका दिल धड़क उठा। कहीं इसका मुझ पर शुभा ना हो, कहीं सुबोध ने मेरे विषय में कोई संदेह न प्रकट कर दिया हो। कुछ झिझकते और कुछ डरते हुए भीतर गए। तब विधवा का करुण विलाप सुनकर उनका कलेजा कांप उठा। इन्हें देखते ही उस अबला के आंसुओं का जैसे कोई दूसरा सोता खुल गया और लड़की तो दौड़कर इनके पैरों से लिपट गई। दोनों लड़कों ने भी घेर लिया। मदारी लाल को उन तीनों की आंखों में ऐसी अथाह वेदना, ऐसी विदारक याचना भरी हुई मालूम हुई कि वे उनकी ओर देख न सके। उनकी आत्मा उन्हें धिक्कारने लगी। जिन बेचारों को उन पर इतना विश्वास, इतना भरोसा, इतनी आत्मीयता, इतना स्नेह था, उन्हीं की गर्दन पर उन्होंने छुरी फेरी। उन्हीं के हाथों यह भरा पूरा परिवार धूल में मिल गया। इन असहायों का अब क्या हाल होगा? लड़की का विवाह करना है, कौन करेगा? बच्चों के लालन पालन का भार कौन उठाएगा? मदारी लाल को इतनी आत्मग्लानि हुई कि उनके मुंह से तसल्ली का एक शब्द न निकला। उन्हें ऐसा जान पड़ा जैसे उनके मुंह पे कालिख पुती है और उनका कद कुछ छोटा हो गया है। उन्होंने जिस वक्त नोट उड़ाए थे, उन्हें गुमान भी न था कि उसका ये फल होगा। वे तो केवल सुबोध को जिच करना चाहते थे, उसका सर्वनाश करने की इच्छा न थी। शोकातुर विधवा ने सिसकते हुए कहा, भैया जी, हम लोगों को वे मझधार में छोड़ गए। अगर मुझे मालूम होता कि मन में यह बात ठान चुके हैं तो अपने पास जो कुछ था सब उनके चरणों पर रख देती। अरे मुझसे तो वे यही कहते रहे कि कोई ना कोई उपाय हो जाएगा। आप ही के मार्फत वे कोई महाजन ठीक करना चाहते थे। आपके ऊपर उन्हें कितना भरोसा था कि कह नहीं सकती। मदारी लाल को ऐसा मालूम हुआ कि कोई उनके हृदय पर नश्तर चला रहा है। उन्हें अपने कंठ में कोई चीज फंसी हुई जान पड़ती थी। रामेश्वरी ने फिर कहा, रात सोए तब खूब हंस रहे थे, रोज की तरह दूध पिया, बच्चों को प्यार किया, थोड़ी देर तक हारमोनियम बजाया और उसके बाद कुल्ला करके लेट गए। कोई ऐसी बात न थी जिससे लेश मात्र भी संदेह होता। मुझे चिंतित देखकर बोले, तुम व्यर्थ घबराती हो। बाबू मदारी लाल से मेरी पुरानी दोस्ती है, आखिर वो किस दिन काम आएंगे? मेरे साथ के खेले हुए हैं। इस नगर में उनका सबसे परिचय है, रुपयों का प्रबंध आसानी से हो जाएगा। फिर न जाने कब मन में यह बात समाई। मैं नसीबों जली ऐसी सोई की रात को मिनकी तक नहीं। क्या जानती थी कि वे अपनी जान पर खेल जाएंगे। मदारी लाल को सारा विश्व आंखों में तैरता हुआ मालूम हुआ। उन्होंने बहुत जब्त किया, मगर आंसुओं के प्रवाह को न रोक सके। रामेश्वरी ने आंखें पोंछकर फिर कहा, भैया जी, जो कुछ होना था वो तो हो चुका, लेकिन आप उस दुष्ट का पता जरूर लगाइए जिसने हमारा सर्वनाश कर दिया है। यह दफ्तर के ही किसी आदमी का काम है। अरे वे तो देवता थे, मुझसे यही कहते रहे कि मेरा किसी पर संदेह नहीं है, पर है यह जरूर किसी दफ्तर वाले का ही काम। आपसे केवल इतनी विनती करती हूं कि उस पापी को बचकर न जाने दीजिएगा। पुलिस वाले शायद कुछ रिश्वत लेकर उसे छोड़ दें। आपको देखकर उनका यह हौसला न होगा।
अब हमारे सिर पर आपके सिवा और कौन है, किससे अपना दुख कहें। लाश की ये दुर्गति होनी भी लिखी थी। मदारी लाल के मन में एक बार ऐसा उबाल उठा कि सब कुछ खोल दें, साफ कह दें कि मैं ही वो दुष्ट, वह अधम, वह पामर हूं। विधवा के पैरों पर गिर पड़े और कहें कि वही छुरी इस हत्यारे की गर्दन पर फेर दो, पर जुबान न खुली। इसी दशा में बैठे बैठे उनके सिर में ऐसा चक्कर आया कि वे जमीन पर गिर पड़े। तीसरे पहर लाश की परीक्षा समाप्त हुई। अर्थी जलाशय की ओर चली। सारा दफ्तर, सारे हुक्काम और हजारों आदमी साथ थे। दाह संस्कार लड़कों को करना चाहिए था, पर लड़के नाबालिग थे, इसलिए विधवा चलने को तैयार हो रही थी कि मदारी लाल ने जाकर कहा, बहू जी, ये संस्कार मुझे करने दो। तुम क्रिया पर बैठ जाओगी तो बच्चों को कौन संभालेगा। सुबोध मेरे भाई थे, जिंदगी में उनके साथ कुछ सलूक न कर सका, अब जिंदगी के बाद मुझे दोस्ती का कुछ तो हक अदा कर लेने दो। आखिर मेरा भी तो उन पर कुछ हक था। रामेश्वरी ने रो कर कहा, आपको भगवान ने बड़ा उदार हृदय दिया है भैया जी, नहीं तो मरने पर कौन किसको पूछता है। दफ्तर के और लोग जो आधी आधी रात तक हाथ बांधे खड़े रहते थे, झूठी बात पूछने ना आए कि जरा ढाढ़स होता। मदारी लाल ने दाह संस्कार किया। 13 दिन तक क्रिया पर बैठे रहे। 13वें दिन पिंडदान हुआ। ब्राह्मणों ने भोजन किया, भिखारियों को अन्न दान दिया गया, मित्रों की दावत हुई, और ये सब कुछ मदारी लाल ने अपने खर्च से किया। रामेश्वरी ने बहुत कहा कि आपने जितना किया उतना ही बहुत है, अब मैं आपको और जेरबार नहीं करना चाहती। दोस्ती का हक इससे ज्यादा और कोई क्या अदा करेगा। मगर मदारी लाल ने एक न सुनी। सारे शहर में उनके यश की धूम मच गई। मित्र हो तो ऐसा हो। 16वें दिन विधवा ने मदारी लाल से कहा, भैया जी, आपने हमारे साथ जो उपकार और अनुग्रह किए हैं उनसे हम मरते दम तक उऋण नहीं हो पाएंगे। आपने हमारी पीठ पर हाथ न रखा होता तो न जाने हमारी क्या गति होती। कहीं रुख की भी छां तो नहीं थी। अब हमें घर जाने दीजिए, वहाँ देहात में खर्च भी कम होगा और कुछ खेती बाड़ी का सिलसिला भी कर लूँगी। किसी न किसी तरह विपत्ति के ये दिन कट ही जाएंगे। इसी तरह बस हमारे ऊपर दया रखिएगा। मदारी लाल ने पूछा, घर पर कितनी जायदाद है। रामेश्वरी ने कहा, जायदाद क्या है, एक कच्चा मकान है और 10-12 बीघे की काश्तकारी है। पक्का मकान बनवाना शुरू किया था मगर रुपए पूरे न पड़े, अभी अधूरा पड़ा हुआ है। 10-12 हजार खर्च हो गए और अभी छत पड़ने की नौबत तक नहीं आई। मदारी लाल, कुछ रुपए बैंक में जमा हैं या बस खेती का ही सहारा है। विधवा ने कहा, जमा तो एक पाई नहीं है भैया जी, उनके हाथ में रुपए रहने ही नहीं पाते थे, बस वही खेती का ही सहारा है। तो उन खेतों में इतनी पैदावार हो जाएगी कि लगान भी अदा हो जाए और तुम लोगों की गुजर बसर भी हो। और कर भी क्या सकते हैं भैया जी, किसी न किसी तरह जिंदगी तो काटनी ही है। बच्चे ना होते तो मैं जहर खा लेती। मदारी लाल ने कहा, और अभी बेटी का विवाह भी तो करना है। उसके विवाह की अब कोई चिंता नहीं, किसानों में ऐसे बहुत से मिल जाएंगे जो कुछ बिना लिए दिए विवाह कर ही लेंगे। मदारी ने एक क्षण सोचकर कहा, अगर मैं कुछ सलाह दूं तो उसे आप मानेंगी। रामेश्वरी, भैया आपकी सलाह न मानूंगी तो किसकी सलाह मानूंगी, और दूसरा है ही कौन। मदारी लाल ने कहा, तो आप अपने घर जाने के बजाय मेरे घर चलिए। जैसे मेरे बाल बच्चे रहें वैसे ही आपके बच्चे भी रहेंगे, आपको कष्ट न होगा। ईश्वर ने चाहा तो कन्या का विवाह भी किसी अच्छे कुल में हो जाएगा। विधवा की आंखें सजल हो आईं। बोली, मगर भैया जरा सोचिए। मदारी लाल ने बात काट कर, मैं कुछ न सोचूंगा और न कोई उज्र सुनूंगा। क्या 2 भाइयों के परिवार एक साथ नहीं रहते। सुबोध को मैं अपना भाई समझता था और हमेशा समझूंगा। विधवा का कोई उज्र न सुना गया। मदारी लाल सबको अपने साथ ले गए और आज 10 साल से उनका पालन पोषण कर रहे हैं। दोनों बच्चे कॉलेज में पढ़ते हैं और कन्या का एक प्रतिष्ठित कुल में विवाह हो गया है। मदारी लाल और उनकी स्त्री तन मन से रामेश्वरी की सेवा करते हैं और उनके इशारों पर ही चलते हैं। मदारी लाल
सेवा से अपने पाप का प्रायश्चित कर रहे हैं। बस ये कहानी इतनी सी। उम्मीद करता हूं कि मुंशी प्रेमचंद की ये कृति आपको पसंद आई होगी। अगर ऐसी ही कहानियां सुनना चाहते हैं तो कृपया मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल का आइकन ज़रूर दबाएं। फिर मिलूंगा एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।